हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 28 लेके चलने वाले हैं। ठीक है। 27 सेट का वीडियो जो है जो पीछे डाला जा चुका है उसे जाइए जाकर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर भी कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर दिक्कत ना भी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलिए बिना देरी के हम लोग अपने पैसे को चलते हैं। और इसमें आप लोग को पता ही है कि हम लोग पर डे कितना, तो 30% का सेट चला रहे हैं। ठीक है। और 30% आप अपने को देखिए कि आप कितना बना पा रहे हो। ठीक है। और अगर आपसे 20-25 के लमसम बन जा रही है तो आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल का है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने अपने प्रश्न की ओर। हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है। तो ये वो कार है जो क्या 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या। तो पहला नंबर है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। हम लोग को प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे देख क्या लिखा हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम बराबर है 4 सेकेंड। ठीक है। उसी प्रकार से नीचे अगर क्या दिया हुआ था, एम का मान दिया, तेरा मान क्या दिया हुआ है, तेरा मान दिया हुआ है 1000 kg। ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो भी का मान क्या हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा 0। ठीक है। भी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग का निकालना क्या है, एफ बराबर निकालना है। ठीक है। आपको पता है कि ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम ए। ए बराबर क्या होता है, एम ए। तो हमको ए का मान आगे निकालना होगा। तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। आप लोग को पता है कौन कौन निकालते हैं। तो हम लगाते हैं भी बराबर यू प्लस 80। ठीक है। भी बराबर यू प्लस 80। अगर हम लोग को ए निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बटे टी। और इसी फॉर्मूला पर बैठा देते हैं जो जो हम लोग का दिया हुआ है। तो भी का मान कितना है, 0। माइनस में यू का मान कितना है, तो देखिए क्या है कि ये किलोमीटर में दिया होता है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 72 गुने 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में गुना चेंज करने रहता है तो 5/18 से। और किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा में किया जाता है तो 18/5 से इसको उलट देंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 18×4 = 72 और 4×5 = 20। तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 बटा में क्या हो जाएगा, टी बराबर 4। ठीक है। तो इसी को अगर लिखेंगे तो आगे लिखेंगे तो क्या होगा, तो -20/4। ठीक है। इसको आप लोगों को पता लगा तो इसको हम हटा देते हैं। इसको अगर भागा दे देंगे तो 4 से कितना है, 4। 4 से काटेंगे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 4×5 = 20। मतलब हमको कितना आ गया, तो ए बराबर हम लोग का आ गया -5। तो ये क्या होता है, मंदन हमको निकला, मंदन निकला -5। तो माइनस में आता है तो क्या होता है, -5 हो गया, वो मंदन निकल गया। ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है कि आगे हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है ए बराबर एम में। ठीक है। तो एम का मान दिया है कितना, 1000 1000 के जी। ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। और इसको में 1000 तक के जी हटा देते हैं। यह है 1000। और गुना में ए का मान कितना दिया है, तो -5 है तो ये मानधन हो जाएगा, इसलिए प्लस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग का आंसर ऐसे नहीं दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5000। तो 5000 हम लोग का ऐसा आंसर नहीं दिया है। तो इसको हम कल हम लोग इस सब प्रकार में चेंज करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो 1000 है उसको 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और गुना में 5। तो यहाँ पर एक कौन है, तो अगर इसको सीधा सीधा करें तो 5 × 10 के पावर 3 न्यूटन। तो ये कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 5.0 × 10 के पावर 3 न्यूटन। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अभी अगले के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो उससे पहले चलते हैं। तो वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू है, मतलब ए बराबर हमको पहले दिया गया है, ए बराबर 20। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है, मतलब ए बराबर भी हम लोग को मिल गया है कितना, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब हम लोग को एम बराबर निकालना है वाट। ठीक है। एम बराबर हम लोग को निकालना है। तो एम बराबर निकाल के तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ए बराबर एम ए। तो ए बराबर एम ए लगाते हैं तो क्या, एफ का मान हम लोग को कितना दिया हुआ था, 20 बराबर में ए का मान हम लोग को निकालना है, और एक मान कितना दिया हुआ है, तो 2।
2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं 10 बार में। ठीक है, 10 बार में कट गया तो एम बराबर कितना हो जाएगा 10। और अगर हम लोग निकाल रहे रहे हैं द्रव्यमान, इसलिए क्या हो जाएगा केजी में। ठीक है, क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा। तो 10 केजी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कितना हो जाएगा 10 केजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि किसी वस्तु पर अगर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। क्या जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, भार के रूप में जाना जाता है। भार एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। ठीक है, तो भार बराबर हम लोग को पता है, भार फॉर्मूला भी याद होगा आप लोग को, डब्ल्यू बराबर एम जी, द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण। ठीक है, अगले पास चलते हैं। तो अगला पास क्या करा कि जब दो समान बल एक पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा, रिक्त स्थान होगा। तो क्या होगा, तो देखिए अगर कोई बल लगे, ठीक है, तो डायरेक्ट करा कि एक दूसरे के विरुद्ध, तो अगर इधर से लगा एक इधर से लगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए और इसके बीच में दोनों तरफ से दबाया जाए, तो दबाने के बाद जो कुल बल होगा दोनों को जोड़कर वो क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे को ही ढकेल रहा था, एक दूसरे को ढकेलने में क्या हो जाएगा, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो एक दूसरे को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, परिणामी बल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, और शून्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकेंड है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वस्तु का संवेग हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग को इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में देखिए। तो क्या दिया हुआ है, एम बराबर हम लोग को दिया है, एम बराबर दिया है 85 केजी। क्या दिया हुआ है, 85 केजी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो वेग हम लोग को दिया हुआ है, मतलब भी बराबर भी दिया हुआ है। भी बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, संवेग निकालना है। संवेग बराबर पी बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पी बराबर निकालने के लिए पी बराबर फार्मूला हम लोग आते हैं क्या, तो पी बराबर होता है एम इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुने क्या होता है वेग, क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान कितना है, गुना में वेग कितना हो जाएगा, तो 60। अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों गुना करके कितना निकलेगा, तो 5100। ठीक है, क्या हो जाएगा केजी। अगर संवेग निकालना हो तो केजी मीटर पर सेकेंड में होता है। क्या होता है संवेग, क्या है केजी मीटर पर सेकेंड में होता है। तो 5100 केजी मीटर पर सेकेंड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह, 5100 केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, क्या क्या दिया से देख लीजिए। तो हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है टी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 8 केजी का द्रव्यमान, मतलब एम बराबर भी दिया हुआ है 8 केजी। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यू बराबर दिया हुआ है कितना, 4, और भी बराबर भी दिया है 6। ठीक है, और हम लोग का निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या चीज़, एफ बराबर। ठीक है, क्या निकालना है, एफ बराबर हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपको पता है कि एफ एफ बराबर निकालने के लिए क्या होता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो आगे ए का मान आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ए का मान हम लोग जानते थे क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बटे टी। तो भी माइनस यू मतलब 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बटे टी कितना दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है हम लोग को 3 सेकेंड। क्या दिया हुआ है, 3, तो 2/3 इसका हो जाएगा, क्या कहते हैं त्वरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बराबर हम लोग को निकल गया। अब ए बराबर एम ए पर हम लोग बैठाते हैं। तो ए बराबर एम ए पर बैठाने के बाद क्या हो जाएगा, तो ए बराबर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 8 केजी द्रव्यमान दिया है, गुना में ए का मान कितना है, 2/3। ठीक है, कितना है, 2/3। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 16/3, 16 हो जाएगा 3। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग भागा देते हैं तो 3×5 = 15 पॉइंट बैठाएंगे तो
10 होगा तो 3 तिया 9, फिर यही 3 3 3 3 करता चलेगा तो 5.33, 5.33 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है ना, समझने में। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लाकर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। फिर वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है 100। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आपको टी मान भी दिया हुआ है, तो टी का मान दिया हुआ है 6, और उसके बाद क्या दिया है, प्रारंभिक वेग आपको दिया है 5, और अंतिम वेग दिया हुआ है आपको 17। ठीक है, आपको निकालना कुछ है तो ए बराबर निकालना, तो ए बराबर आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको एच डब्ल्यू कर देते हैं, इसको कमेंट में आप निकाल कर आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वाले पिंड का संवेग कितना होगा। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एम बराबर क्या होगा, एम बराबर आपको दिया हुआ है 14, मैंने द्रव्यमान आपको दिया है 14 ग्राम, और भी का मान दिया हुआ है। ठीक है, भी का मान दिया है कितना, 28। ठीक है, तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको 14 है ये आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है, तो संवेग निकालना था। पी बराबर आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि एम इंटू भी। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान कितना दिया, 14 गुना 28, 28 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 392। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 392। और क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मौन और पास कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, आपको पता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, द्रव्यमान गुना वेग तो संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है और का वेग संवेग क्या होगा। ठीक है, मतलब 1/2 द्रव्यमान दिया हुआ है और जिसका वेग जो है 2 भी दिया हुआ है, तो उसका संवेग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग संवेग बराबर फॉर्मूला पता है आप लोग को कि पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी, द्रव्यमान बटे भी। तो द्रव्यमान आपको दिया कितना, m/2 गुना में भी कितना दिया है, 2 भी। तो अगर 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बचेगा, एम भी, एम इंटू भी। तो एम इंटू भी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एम इंटू भी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या, एन टू के अणुओं में रिक्त स्थान होता है, एन टू के अणुओं में रिक्त स्थान होता है। तो एन टू अणु में के क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन टू के अणुओं में क्या होता है, तो एन टू के अणुओं में क्या होता है ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंधन होता है। क्या होता है, तिहरा बंधन होता है। तो इसमें कौन दे रहा है, तो आयनिक बंधन, ये तो नहीं आयनिक बंधन गया, एकल बंधन, ठीक है, तिहरा बंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जगह क्या हो जाएगा, तिहरा बंधन। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 अणुओं के बीच क्या हो जाता है, तिहरा बंधन, मतलब ये देखिए 2 एन और एन के बीच क्या होता है, तिहरा बंधन, 3 ट्रिपल बॉन्ड इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा कि मतलब इनमें से कौन सा बंधन है जो हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनते हैं। तो क्या है जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोगी बंधन। क्या हो जाएगा, सहसंयोगी अबंध। ठीक है, क्या हो जाएगा, सहसंयोगी अबंध। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा अबंध और एक बंधन दोनों बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एक बंधन दोनों बना सकता है, मतलब दो दो बंधन और एक बंधन दोनों बना सकता है। ठीक है, किसके साथ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कार्बन के साथ कौन दोहराता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन परमाणु के साथ दोहरा भी बना सकता है और एकल बंधन भी बना सकता है। ठीक है, कार्बन परमाणु के साथ दोहरा और एकल बंधन भी बना सकता है। चलिए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या करा, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। इनमें से
कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या करा कि संयोजकता निकाला क्या? इसका आंसर हो जाएगा बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या हो जाएगा? बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाह्य कोण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि एकल कार्बन परमाणु कितने बंधन बनाता है? एकल कार्बन परमाणु कितने बंधन बनाता है? तो एकल कार्बन परमाणु कितने बंधन बनाता है? तो ये बनाता है 4। क्या होता है? एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? तो 4 बंध बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है? तो 4। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आणविक यौगिकों के गुण धर्म के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत कथन को चुनना है इसमें से। ठीक है, तो हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि आणविक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। समझ लगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि आणविक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो एकदम सही है कि आणविक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या जाता है? उच्च होता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वैद्युत संयोगी यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं और पेट्रोल में अविलय होता है। ये भी सही जगह पे, जल में विलय होते हैं, पेट्रोल में क्या होता है? अविलय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या करा कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आणविक यौगिक कठोर होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला कितना है? सब सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा? अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किन दो तत्वों में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? इनमें से किन दो तत्वों में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? मतलब एक ही बार का होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए आपको इसका आंसर बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। ठीक है, फ्लोरीन एफ और क्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन जो है जो एक ही जो तत्व है जिसका संयोगी इलेक्ट्रॉन का जो होता है समान होता है। क्या होता है? संयोगी इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों का संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान होता है। अब कैसे? तो फ्लोरीन के जो है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। कितना होता है? तो 9 होता है। फ्लोरीन का अपना कितना? फ्लोरीन का हो गया परमाणु संख्या 9। ठीक है, तो 9 को तोड़िए तो क्या होता है? 2। ठीक है, और कितना बचेगा लास्ट में? 7। उसी प्रकार से क्लोरीन में चलते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ये होता है 17। तो इसको तोड़िए तो 2, 8 और अंतिम में क्या हो जाएगा? 7। तो ये 7 बचा, ये 7 बचा। ये 8 से कितना कम है? तो 1 कम है। और ये भी 8 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो क्या करा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, संयोगी इलेक्ट्रॉन, तो संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो 8 से जितना कम होगा वही होगा। तो ये 1 है, जो दोनों का संयोगी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या जाएगा? 1 1 है, इसलिए समान होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पाए अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है कि विद्युत संयोजी यौगिक रिक्त स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है। विद्युत संयोगी यौगिक रिक्त स्थान में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आपको बताना है किसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलित अवस्था में। क्या हो जाएगा? गलित अवस्था में। विद्युत संयोगी यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है। क्या होता है? तो गलित अवस्था में विद्युत चालन प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? नेक्स्ट नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? ठीक है, इसमें बताना है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ये ढलवा और नरम होता है। ये सहसंयोगी अबंध प्रदर्शित करते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। और डी कह रहा है कि ये केरोसिन में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? तो अंतर आणविक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट परमाणु में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये बताना है।
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट का परमाणु संख्या कितना होता है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो ग्रेफाइट का परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। जो कार्बन का एक ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बन का ही जो परमाणु संख्या वही ग्रेफाइट का हो जाएगा। तो इसका तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। तो इसका टेट्रा कितना और चाहिए, तो 4 और 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, संयोगी इलेक्ट्रॉन की, तो 4, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को कहा जाता है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है, आनुवंशिकी विविधता क्या कहलाता है, एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। चलिए अगले पास की ओर। अगला पास क्या करा है, हेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करा कि पश्च संकरण या फिर द्विसंकरण या फिर परीक्षण संकरण या फिर एक संकरण, एक संकर संकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक संकर संकरण क्या हो जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या हो जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, ठीक है। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरण संकरीय क्रॉस कहा जाता है। क्या जाता है, एक संकरीय क्रॉस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी रहती है। तो इसमें अप्रभावी क्या होता है, देखो प्रभावी और अप्रभावी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो कौन सा लक्षण प्रभावी रहा, कौन सा अप्रभावी रहा, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आगे बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छुरीदार बीज, ठीक है। क्या रहता है, अप्रभावी रहा, छुरीदार बीज अप्रभावी रहा। तो कौन कौन प्रभावी रहता है, ये जान जाइए। तो तने की लंबाई जो होता है उस लंबाई में क्या होता है, लंबापन था, और पुष्प की स्थिति में अच्छी था, और पुष्पों का रंग में क्या था, बैगनी था, जो प्रभावी बता रहा हूँ, ठीक है, प्रभावी में है ये। तो फली का रूप क्या हो जाता, फूले हुए थे, और फली का रंग क्या था, तो हरा था, बीजों का रंग क्या था, तो पीला था, और बीजों का आकार क्या था, तो गोल था, ठीक है। ये सब प्रभावी लक्षण थे। अप्रभावी लक्षण कौन थे, तो तने की लंबाई में कुछ था, तो बौनापन जो था अप्रभावी रहा। पुष्पों की स्थिति में अग्रस्त अग्रस्त जो था, मैंने अग्रस्त हुआ जो अप्रभावी रहा। पुष्पों का रंग में अगर कहेंगे तो सफेद जो रहा अप्रभावी रहा। फली का रूप जो था वो संकरणी जो था अप्रभावी रहा। फली का रंग जो था वो पीला था, जो पीला रंग था वो अप्रभावी रहा। उसी प्रकार से बीज का रंग जो था वो हरा था, हरा जो था वो भी अप्रभावी रहा, ठीक है। बीज का जो आकार था तो क्या था, झुर्रीदार जो था, जो अभी हम लोग जाने झुर्रीदार जो था वो भी क्या था, तो अप्रभावी रहा, ठीक है। तो इसको में इतना चीज आप लोग याद रखना है कि कौन प्रभावी रहा कौन नहीं रहा। ये 7 वो लक्षण देखा गया था उसको में, ठीक है, 7 लक्षण के बारे में बताया गया था मेडल के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, ये पुनर्जनन का अर्थ होता है, तो पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पुनर्जन्म का अर्थ क्या होता है, तो पुनर्जन्म का अर्थ होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, पूरे खंड से सॉरी छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण क्या कराता है, तो पुनर्जनन कराता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है, ठीक है। तो कौन है जो विशिष्ट जातियों और नस्लों में से नहीं है, ठीक है। अच्छा किसके द्वारा खोजा गया है, तो जॉर्जेस क्यूवियर के द्वारा, किसके द्वारा, जॉर्जेस क्यूवियर के द्वारा 1828 ईस्वी में। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लैपलैंड रियोड, बचे लैपलैंड रियोड, लैपलैंड रियोड, ठीक है। मानव प्रजाति का वर्गीकरण उसके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव वैज्ञानिक, ठीक है, जॉर्ज क्यूबियस के ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा था। जो ये वैज्ञानिक थे जॉर्जस क्यूबियस, जो क्या कहते हैं मानव के चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा था, ठीक है। और कौन कौन था, तो पहला था कोई तक काके साइड, कोई था काके साइड, ठीक है। पहला कोई था तक काके साइड, देखिए लिखा हुआ है काके सीआई लिखा है, इसको काके साइड कहते हैं, ठीक है। ये था जी, इसको क्या कहते हैं, सफेद, सफेद के अनुसार, ठीक है। हो जाता सफेद इसको अनुसार कहा जाएगा, ठीक है। काके साइड। तीन होता है मंगोलायड,
तो दूसरा क्या था, तब मंगोलायड, ठीक है। तो दूसरा क्या था, मंगोलायड, और इसी को कहते हैं मंगोल कल्प, ठीक है। क्या कहते हैं, मंगोल कल्प। तो ये क्या था, तब पीला था, ठीक है, पीला। और तीसरा में क्या था, तो निग्राइड, ठीक है। तीसरा में क्या था, निग्राइड। तो ये क्या था, तो काला। ये क्या था, काला, निग्राइड। तो ये तीन भागों में बटा था। लैपलैंड रियोड जो था, ये इसमें ये इसका भाग नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है आपको। तो होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था सी लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया था, सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो पहला करेगा मानव। मानव को क्या होता है, तो होमोसेपियन, ठीक है। दूसरा होता है बिल्ली। बिल्ली को क्या होता है, फेलिस कैटस। क्या होता है, बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक का क्या हो जाएगा, तो राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा, मेढक का राना टिग्रीना, ठीक है। मेढक का क्या हो जाएगा, राना टिग्रीना। फिर होता है सरसों। सरसों का क्या होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या हो जाएगा, बेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। उसी प्रकार से धान में जाएंगे तो धान का क्या हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा। क्या हो जाएगा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। फिर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ का होगा टीटियकम एस्टिबम। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिबम, जो हो जाएगा गेहूँ का। आम का क्या होता है, मैंगी फेरा इंडिका। क्या हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका, आम का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगले पास की ओर चलते हैं। तो अगला पास क्या कह रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसके द्वारा गढ़ा गया था, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन के पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं, ठीक है। बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होता है किंतु उसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसके बारे में बताना, इसके बारे में आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ऑप्शन नंबर एक कहते हैं, समझात अंक। क्या कहते हैं, समझात अंक कहा जाता है। जिसका बुनियादी जो संरचना और उत्पत्ति जो होता है वो समान होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है, उसको समझात अंक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन होता है, तो मनुष्य की बाजू तथा गाय का अग्रपाद। मनुष्य का बाजू जो होता है और गाय का अग्रपाद होता है वो कहता है समझात अंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि उन मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष रिक्त स्थान में देखे जा सकते हैं। जो मानव जाति के जो होमोसेपियंस थे उनके अवशेष जो है वो कहाँ देखे जा सकते हैं, इसके बारे में पूछ रहा था। कौन सा देश में देखे जा सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो माना जाता है कि मानव के सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, अफ्रीका से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अफ्रीका हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रासायनिक विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसे पढ़िएगा जरूर, एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये सब पीवाई क्वेश्चन है तो आपको बहुत इससे लाभ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।